इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि शिमू ज़ैनू सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए निकल चुका है। उसे मास्टर हंग्याओ की कई बातें याद आ रही थी। उन्होंने बताया था कि ज़ैनू सेक्ट एक प्रेस्टिजियस और राइचियस क्लैन है। अगर तुमने वहाँ पर ट्रेनिंग की तो तुम्हारा फ्यूचर जरूर से ब्राइट होगा। और यही वजह है कि शिमू एक लंबा सफर तय करते हुए ज़ैनू सेक्ट की तरफ निकल चुका है। रास्ते में जब भी उसे मौका मिला उसने अपने कल्टीवेशन पर फोकस किया। उसका बस एक ही मकसद है कि वो जल्दी से खुद को पावरफुल बनाए ताकि फिर वो बार्बेरियन फॉरबिडन लैंड में जा पाएगा। उसी फॉरबिडन लैंड में उसे अपनी ब्लड लाइन पर लगी हुई सील को हटाने का रास्ता मिल सकता है। एक बार शिमू का ब्लड लाइन का सील हट जाए फिर उसका पेट्रिफिकेशन डिजीज भी वैनिश हो जाएगा। उसके पास जिंदगी जीने का एक और मौका होगा। और ऐसे ही कई दिनों का लंबा सफर तय करने के बाद शिमू एक माउंटेन के पास पहुंच गया। ये वही जगह थी जहाँ से ज़ैनू सेक्ट अपने नए डिसाइपल्स को रिक्रूट करता। शिमू ने देखा कि वहाँ पर तो ढेर सारे कल्टीवेटर्स ज़ैनू सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए पहुंच चुके हैं। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ज़ैनू सेक्ट कितना ज्यादा प्रेस्टिजियस होगा। साथ ही वहाँ पर हम एक फ्लाइंग कैरेज को देख पाते हैं और एक एल्डर अपने एक मिरर के जरिए डिसाइपल्स को चेक कर रहे थे जिनके भी बॉडी पर ज़ैनू सेक्ट का मार्क है। बस उन्हीं डिसाइपल्स को कैरेज पर एंट्री मिल रही थी। मगर उस एल्डर ने नोटिस किया कि शिमू की बॉडी पर तो ज़ैनू सेक्ट का कोई मार्क नहीं। वो गुस्से में शिमू से कहने लगा कि बच्चे तेरी बॉडी पर तो एंट्री मार्क बिल्कुल नहीं, तो फिर तूने यहाँ आने की जरूरत कैसे दिखाई। और तभी वहाँ पर एक दूसरा एल्डर पहुँच गया। वो अपने दोस्त को शांत रहने का हुक्म देता है। साथ ही वो शिमू को बड़े ही प्यार से समझाने लगा कि जिनके भी लेफ्ट आर्म पर ज़ैनू सेक्ट का एंट्री मार्क होगा बस उसे ही परमिशन मिलेगी। तो बताओ तुम यहाँ पर कैसे आ गए? क्या तुम्हारे पास किसी का रिकमेंडेशन लेटर है? जो सुनते साथ ही शिमू ने तुरंत ही मास्टर हंग्याओ ने दिए हुए टोकन को बाहर निकाल लिया। वो कह रहा था सीनियर म्याओइन सेक्ट के मास्टर हंग्याओ ने ही मुझे रिकमेंड किया है। मेरे पास उनका दिया हुआ रिकमेंडेशन लेटर और शुएंजी टोकन है। अब उस लेटर और टोकन को देखते साथ ही उस एल्डर ने शिमू को बड़े गुस्से से कैरेज पर पहुंचा दिया। शिमू तो उस एल्डर के इस बिहेवियर को देखकर ही काफी ज्यादा हैरान था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि ज़ैनू सेक्ट तो काफी ज्यादा रिस्पेक्टेबल है, तो फिर ये लोग अपने नए डिसाइपल्स के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते। और उतने में उस एल्डर की अनाउंसमेंट शुरू हो गई। वो कह रहा था कि तुम सभी हमारे ज़ैनू सेक्ट के नए डिसाइपल्स हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ रूल्स बताना चाहूंगा। दरअसल मैं एक स्पेल का इस्तेमाल करते हुए इस फ्लाइंग कैरेज को चला पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग जल्दी से कैबिन में चले जाओ। जब तक हम अपने लोकेशन पर नहीं पहुँचते तब तक तुम में से कोई भी बाहर नहीं आएगा। और अगर तुम में से किसी ने भी कैबिन से बाहर आने की जरूरत दिखाई तो उसे सीवियरली पनिश किया जाएगा। वेल उस एल्डर की बातें सुनकर सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा इतनी बदतमीजी से बातें क्यों कर रहा है। और उतने में वो मास्टर दोबारा से उन पर जोर से चिल्लाने लगा। इसलिए सभी डिसाइपल डर के मारे सीधे कैबिन की तरफ निकल पड़े। हालांकि शिमू तो अभी तक डेक पर ही मौजूद था। उसने देखा कि ये मास्टर तो सभी डिसाइपल्स को काफी ज्यादा कोस रहा है, इसलिए वो तुरंत ही उस मास्टर से जाकर कहने लगा कि आप हम सभी लोगों को एक ही कैबिन में ठूसना चाहते हो, मगर इससे तो हमारा दम घुटेगा, तो प्लीज क्या आप हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद बाहर आने की परमिशन दे सकते हो। वेल शिमू की बातें दो कल्टीवेटर्स ने भी सुन ली थी। वो कहते हैं कि ये मास्टर तो काफी ज्यादा रूड था, मगर फिर भी इस लड़के की हिम्मत तो देखो, सीधे जाकर उससे बात कर रहा है। इसे तो कोई डर नहीं कि ये बंदा उसे गुस्से में उठाकर फ्लाइंग कैरेज से नीचे भी पटक सकता है। इनफैक्ट इन दोनों बंदों को शिमू का ये एटीट्यूड काफी ज्यादा पसंद आया था। इधर वो मास्टर शिमू से कहने लगा कि तुम्हें म्याओइन सेक्ट के मास्टर हंग्याओ ने रिकमेंड किया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हीरो बनते फिरो। उस म्याओइन सेक्ट की हमारे सेक्ट के सामने कोई औकात नहीं। अगर तुम्हें वाकई हमारा ज़ैनू सेक्ट ज्वाइन करना है तो तुम्हें मेरी हर एक ऑर्डर को फॉलो करना होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें कैबिन में जाना पड़ेगा तो फिर तुम्हें जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं वो मास्टर शिमू को गुस्से में पीछे की तरफ पुश कर देता है। अब अगर शिमू चाहता तो इस मास्टर को काफी अच्छा सबक सिखा सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके लिए ज़ैनू सेक्ट को ज्वाइन करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो तुरंत ही उस मास्टर के सामने अपना सिर झुकाकर वहाँ से रवाना हो गया। अब शिमू के वहाँ से जाते साथ ही दूसरा एल्डर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो अपने साथी से कह रहा था कि बंदा काफी ज्यादा शार्प लग रहा, मेरे ख्याल से इसे हम पर शक हो रहा है। जिस पर वो एल्डर कहने लगा कि अच्छा हुआ कि वो बंदा चुपचाप से यहाँ से चला गया, वरना मैं तो इसे ऑन द स्पॉट खत्म कर देता। लेकिन शिमू चालाक है, जो उसे पता चल गया कि उसकी भलाई किसमें है। और अब उस एल्डर ने फटाफट से अपने एक स्क्रोल का इस्तेमाल करते हुए उसमें अपने ट्रू एसेंस को चैनल करना शुरू कर दिया।
दरअसल उस स्क्रोल से रिलीज होने वाली ऑरा से ही वहाँ पर एक स्पेल कास्ट हो गया था और उसी स्पेल की मदद से फ्लाइंग कैरेज एक्टिवेट हो गई। सो इस तरह से ज़ैनू सेक्ट के लिए इनका नया सफर शुरू हो चुका था और अब हमें फ्लाइंग कैरेज की कैबिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा परेशान थे। कुछ लोग कहने लगे कि वो एल्डर तो हद से ज्यादा बदतमीज था, मगर कुछ लोगों का ये मानना था कि ज़ैनू सेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल है और शायद इसी वजह से वहाँ के एल्डर थोड़े से घमंडी होंगे। इधर शिमू सबसे अलग एक टेबल पर बैठा हुआ था और तभी एक बंदी उससे बात करने पहुँच गई। वो शिमू से कहती कि मेरा नाम है हांशी, मैंने थोड़ी देर पहले सुना था कि तुम्हें मास्टर हंग्याओ ने रिकमेंड किया है, जिस पर शिमू ने भी हाँ में जवाब दिया। तो बंदी तुरंत ही उससे फ्रेंडली तरीके से बात करने लगी। वो उससे कहती कि तुम्हारा एक यानकॉन पाउच काफी ज्यादा स्पेशल लग रहा, मेरे पास भी ऐसी कई सारी स्टोरेज बैग थी लेकिन तुम्हारा तो सबसे ज्यादा स्पेशल है। तो शिमू से कहने लगा कि मुझे तो ये बिल्कुल स्पेशल नहीं लगता और उतने में हांशी ने शिमू से एक सवाल पूछा। वो कह रही थी कि क्या ये स्टोरेज बैग भी आपको मास्टर हंग्याओ ने गिफ्ट की थी, जिस पर शिमू कह रहा था ना, ये स्टोरेज बैग तो काफी लंबे अरसे से मेरे पास है, अब तो मैं भूल ही गया कि ये स्टोरेज बैग मुझे किसने दी थी। दरअसल शिमू को इस बंदी पर शक हो रहा था और इसी वजह से वो उससे ज्यादा बात करना नहीं चाहता और उसी वक्त वो बदतमीज एल्डर वहाँ पर पहुँच गया। वो इन सभी के सामने तरह तरह की डिश पेश करता है। वो कह रहा था कि हमारा सफर काफी ज्यादा लंबा होगा और इसी वजह से हमने ऑलरेडी तुम्हारे खाने पीने की प्रिपरेशन की थी, तो चलो फिर अपने इस लजीज खाने को एंजॉय करो। इतना कहते साथ ही वो एल्डर वहाँ से निकल पड़ा। वेल यहाँ पर शिमू को याद आता है कि थोड़ी देर पहले ये मास्टर सूखी ब्रेड चबा रहा था। अगर इन लोगों के पास ऑलरेडी खाना था तो फिर उसने ये खाना क्यों नहीं खाया, और इसी बात से शिमू का शक अब और भी ज्यादा पक्का हो गया। हांशी उससे पूछ रही थी कि क्या तुम खाना नहीं खाओगे, तो शिमू ने फटाफट से अपने पाउच में की ब्रेड को बाहर निकाल लिया। वो कह रहा था कि मैं तो खाना अपने साथ लाया हूँ ताकि मुझे क्राउड को ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं। अब ये सुनकर हंसी उससे कहती कि तुम काफी ज्यादा अजीब हो, इतना डिलीशियस खाना पड़ा है मगर फिर भी तुम सूखी ब्रेड खा रहे। और अब हम थोड़ी ही देर में देख पाते कि सभी लोग जिन्होंने खाना खाया था वो अपने आप बेहोश हो गए और उतने में बाइशी नाम का बंदा जाग जाता है। दरअसल उसने खाना ही नहीं खाया था। वो सभी लोगों से कहने लगा कि तुम में से जो भी कॉन्शियस है प्लीज उठ जाओ, मुझे तुम लोगों से बात करनी है। उसके बाद सुनते साथ ही कुछ कल्टीवेटर्स तुरंत ही उठ गए। दरअसल वो बस बेहोश होने का नाटक कर रहे थे, उन्होंने उस खाने को छुआ भी नहीं। उनमें से एक बंदी बताने लगी कि उस एल्डर का बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब था, मुझे तो शुरू से ही शक हो रहा था कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी है। जिस पर शामिंग नाम का बंदा कहने लगा कि हाँ मुझे भी उन पर शक हो रहा था, मेरे ख्याल से उन लोगों ने हमारे खाने में कुछ मिलाया था ताकि हम पूरी तरह से नॉकआउट हो जाएं। और उतने में बाइशी कहने लगा कि अब तो मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि ये लोग ज़ैनू सेक्ट से बिलोंग नहीं करते, अगर हम ऐसे ही इन्हें फॉलो करते गए तो जरूर से हमारी जान को खतरा हो जाएगा। वेल यहाँ पर शिमू अपनी आंखें बंद करके उनकी सारी बातें सुन रहा था। जब उसे पूरा यकीन हुआ कि ये लोग भी नॉर्मल कल्टीवेटर है तब उसने तुरंत ही अपनी आंखें खोल ली। इधर बाइशी बता रहा था कि फिलहाल उस एल्डर को ऐसा लग रहा है कि हम सभी लोग बेहोश हो गए, इसलिए वो हम पर ज्यादा नजर नहीं रखेगा, तो यहाँ से भागने का हमारे पास यही अच्छा मौका है। जिस पर वो दूसरी बंदी भी राजी हो गई। वो कह रही थी कि हम सभी लोगों का ज़ैनू सेक्ट के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है, तो हमने फटाफट से इस कैरेज से बाहर निकलकर ज़ैनू सेक्ट को रिपोर्ट करना चाहिए। मगर कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी ऊंचाई से जमीन पर कैसे पहुंचेंगे। इनमें से कोई भी कल्टीवेशन की हायर लेवल पर पहुंच नहीं पाया था जिसका इस्तेमाल करके ये लोग फ्लाई कर सके। वो कहते हैं कि नीचे काफी बड़ी रिवर है मगर हम ऐसे ही उसमें छलांग नहीं लगा सकते, ये एक शैलो रिवर होने की वजह से इसमें घायल होने का खतरा ज्यादा रहेगा। जिस पर एक बंदा कहने लगा कि क्यों ना हम शिप पर ही कब्जा कर ले, वैसे भी हमारे पास काफी सारे कल्टीवेटर्स हैं, तो अगर हमने कोशिश की तो हम उन मास्टर्स को आसानी से हरा सकते हैं। और उतने में शिमू उन लोगों से कहने लगा कि मैं बस तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ, कोई भी गलती मत करना वरना हम सभी लोग मुश्किल में आ जाएंगे। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हम उस मास्टर को हरा सकते हैं, वो काफी ज्यादा पावरफुल बंदा था। मगर शिमू की ये बात एक कल्टीवेटर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कह रहा था कि मेरे ख्याल से तुम डरपोक हो, लेकिन मैं हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अभी इस कैबिन से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ निकालूंगा। एक बार हम इस कैबिन से बाहर चले जाए फिर हम उन दोनों मास्टर्स पर अटैक कर देंगे। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपनी नाइफ की मदद से फ्लोर पर हमला कर दिया, मगर वो फ्लोर तो काफी ज्यादा टफ था, इनफैक्ट उस पर तो एक हल्का सा स्क्रैच भी नहीं पड़ा। जो देखते साथ ही एक बंदी हैरान होते हुए बताने लगी कि ये तो आयरन वुड है, ऐसा स्पेशल वुड बस टाइजिंग आइलैंड के इस सी पर ही पाया जाता। साथ ही लेजेंड्स के अकॉर्डिंग इस आयरन
वुड को ब्रेक नहीं किया जा सकता। जो सुनते साथ ही उस बंदे ने सीधे जाकर मेन डोर पर अटैक कर दिया, लेकिन वो दरवाजा भी आयरन वुड से ही बना हुआ था। तभी बाइशी उससे कहने लगा कि प्लीज ऐसी हरकतें मत करो वरना उसे एल्डर को पता चल जाएगा। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि इस दरवाजे को उन लोगों ने लॉक किया, यानी कि उन लोगों का हमें खत्म करने का प्लान है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी इस दरवाजे को ओपन करता हूँ। और इतना कहते साथ ही उस कल्टीवेटर ने अपनी मैजिकल की को दरवाजे से बाहर भेज दिया। यहाँ पर वो बंदा अपने ट्रू एसेंस का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही वहाँ की ताले को खोल देता है। मगर जैसे उसने दरवाजा ओपन किया वो मास्टर उसके सामने तैनात था। अब वो बंदा उससे कुछ कह पाए इससे पहले वो मास्टर सीधे उस पर पाम अटैक हिट कर देता है और उस मास्टर के एक ही स्ट्राइक में इस बंदे की मौत हो गई। जो देखते साथ ही कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा हैरान थे और उतने में दो कल्टीवेटर्स ने गुस्से में आकर सीधे उस एल्डर पर छलांग लगा दी थी। मगर इससे भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उस एल्डर ने एक ही सेकंड में इन दोनों को दबोच कर इनकी खोपड़ियां आपस में क्रश करके उन्हें खत्म कर दिया। और अब वो मास्टर इन सभी लोगों को बताने लगा कि शायद तुम हमारी हकीकत जान चुके हो। हम ज़ैनो सेक्ट से बिलोंग नहीं करते और ना ही हम तुम लोगों को मारना चाहते हैं, इसलिए चुपचाप से हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करो और फिर तुम में से किसी को भी मरना नहीं पड़ेगा। मगर उतने में वो कैरेज अचानक से ही शेक होने लगी। जो देखते साथ ही वो बंदा तुरंत ही वहाँ से बाहर चला जाता है। साथ ही उसने दरवाजे को दोबारा से लॉक कर लिया था। दरअसल ज़ैनो सेक्ट के एल्डर जाओ वहाँ पर पहुँच गए थे। उस बंदे से कहने लगे कि तुमने हमारे ज़ैनो सेक्ट के कल्टीवेटर्स को किडनैप किया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इस बार अपनी सारी हदें पार कर दी? जिस पर वो बंदा कहने लगा कि तुम्हारा ज़ैनो सेक्ट कोई दूध का धुला नहीं, तुम लोगों ने हमारे ब्लैक डेमन सेक्ट के स्पिरिट मेडिसिन को चुरा लिया था, तो तुम यूँ समझ लो कि हम तुम्हारे उसी एहसान को चुका रहे हैं। तुमने हमारे स्पिरिचुअल हर्ब्स चुराए और हमने तुम्हारे डिसाइपल चुराए, हमारा हिसाब तो बराबर हो गया। इधर कैबिन में बाइशी ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो अपने साथियों को बताने लगा कि वो बंदा तो ब्लैक डेमन सेक्ट का मेंबर है। जो सुनते साथ ही शाओमिंग काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कहता है कि अच्छा तो वो लोग डेमन सेक्ट के मेंबर्स हैं, शायद इसी वजह से उनका बर्ताव इतना ज्यादा खतरनाक था। इधर मास्टर जाओ पर एक स्नेक अटैक होने वाला था, लेकिन मास्टर जाओ की डिफेंसिव पावर ने तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। वो उस बंदे से कहने लगे कि तुम्हारी ब्लैक डेमन सेक्ट को तो वाकई कोई शर्म नहीं, चलो अब जल्दी से स्नेक अटैक करना बंद करके मेरा मुकाबला करो। और उतने में ब्लैक डेमन सेक्ट का दूसरा बंदा भी वहाँ पर पहुँच गया। इतना ही नहीं, वहाँ पर तो ज़ैनो सेक्ट के एल्डर कियांजी की भी एंट्री हो गई थी। उन्होंने तो वहाँ आते साथ ही कई सारी आइस से बनी हुई डैगर्स को फॉर्म कर लिया और फिर वो ब्लेड जैसे शार्प आइस क्रिस्टल सीधे उन कल्टीवेटर्स पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। मगर उन दोनों बंदों ने फटाफट से अपनी डिमोनिक टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए अपने सामने एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली। हालांकि कियांजी के मुसलसल हमलों की वजह से उनकी शील्ड पर क्रैक्स पड़ने लगे और काफी देर तक ऑफेंस का ये सिलसिला चलता रहा, जिसके बाद फाइनली कियांजी ने उन दोनों की शील्ड को शैटर कर दिया था। मगर इस हमले का सीधा असर हुआ उस कैरेज पर। वो काफी तेजी के साथ शेक हो रही थी। वो कैरेज अब बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी, जिसके चलते सभी कल्टीवेटर्स इधर उधर पटकने लगे। मगर इसी दरमियान ये सभी कल्टीवेटर्स एक दूसरे का भी साथ देने लगे, जिसमें शिमो भी शामिल हो गया था। उसने एक बंदे को एक्सीडेंटली मरने से बचा लिया, जिसके चलते इन लोगों में थोड़ी सी दोस्ती हो गई। तो ये सभी लोग शिमो को अपना नाम बताने लगे, जिसमें से एक था बाइशी, दूसरा था शाओमिंग और इस लड़की का नाम था लानफेंग। इधर कैबिन के बाहर मास्टर जाओ उस बंदे पर पूरी तरह से हावी हो गए थे। मगर तभी वो बंदा आयरन वुड का इस्तेमाल करते हुए उन पर एक स्नेक अटैक कर देता है, जिसमें मास्टर जाओ बुरी तरह से घायल हो गए। तब तक उस दूसरे बंदे ने कियांजी पर हमला करने के लिए अपने एक टैलिस्मान की पावर को एक्टिवेट कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर पावरफुल स्कल अपीयर हो चुका था। वेल इसे कहा जाता था द बोन क्रशिंग सोल टेक्निक। तो उसके इस हमले को काउंटर करने के लिए कियांजी ने फॉलिंग ब्लू स्टार टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसके चलते वहाँ पर एक बहुत बड़ी शील्ड अपीयर हो जाती है, जिसके पास ऑफेंस और डिफेंस से दोनों भी एबिलिटीज हैं। और अब उस ब्लू स्टार ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सीधे उस स्कल पर अटैक करना शुरू कर दिए। जो देखते साथ ही वो डिमोनिक कल्टीवेटर भी थोड़ा सा हैरान था। अब ये देखते साथ ही उसका साथी काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि शायद आज ही मुकाबला हम हार जाएंगे, लेकिन अगर ये डिसाइपल हमें नहीं मिले तो तुम्हें भी नहीं मिलने वाले। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने पूरी कैरेज पर एक डिमोनिक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही फ्लाइंग कैरेज पूरी तरह से शेक
चेक होने लगी। यहाँ पर कियांजी समझ गए थे कि ये बंदा तो सभी डिसाइपल्स को मारना चाहता है, तो उन्होंने अपनी ब्लू स्टार एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उस बंदे पर भी अटैक कर दिया, जिसके चलते वो बंदा घायल होकर पीछे की तरफ पुश हो जाता है। इतना ही नहीं, कियांजी ने तो उसके साथी पर भी मुसलसल वार करना शुरू कर दिए। ब्लू स्टार की एनर्जी उस कल को बुरी तरह से डैमेज करने लगी, जिसके चलते वो डिमोनिक कल्टीवेटर बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिरने लगा, मगर तब तक उसका साथी आकर उसे बचा लेता है। साथ ही उसने जो डिमोनिक फॉर्मेशन क्रिएट किया था वो भी अपने आप डीएक्टिवेट हो गया, और ऐसा होते साथ ही वो फ्लाइंग कैरेज सीधे नीचे की तरफ गिरने लगती है। तो कियांजी फटाफट से उस कैरेज को रोकने के लिए निकल पड़े। इधर कैबिन के अंदर तो सभी डिसाइपल्स की लगी पड़ी थी। शिमू कहने लगा कि ना, मैं यहाँ पर तो मर नहीं सकता, ये तो बड़ी ही शर्मनाक मौत होगी। वहीं पर कियांजी ने देखा कि ये फ्लाइंग कैरेज सीधे रिवर में जाकर पटकने वाली है, और ये रिवर काफी ज्यादा शैलो थी, तो उन्होंने फटाफट से अपने धर्मा फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया। साथ ही साथ पानी से दो जायंट हैंड बाहर आकर सीधे उस कैरेज को कैच कर लेते हैं। तो इस तरह से एल्डर कियांजी ने इन सभी लोगों को समय रहते बचा लिया, जिसके बाद उस कैबिन का डोर भी ओपन कर लेते हैं और तुरंत इन सभी कल्टीवेटर्स को बताने लगे कि मैं ज़ानू सेक्ट का एल्डर यू कियांजी हूँ। उन डिमोनिक कल्टीवेटर्स ने जितने भी लोगों को बेहोश किया है, जल्दी से उन्हें एलिक्सर खिला दो, इससे उन्हें होश आ जाएगा। तो ये लोग तुरंत ही एल्डर कियांजी का शुक्रिया अदा करने लगे। हालांकि शिमू को अभी भी शक था कि ये मसला इतनी जल्दी हल नहीं हो सकता, और उसका अंदाजा वाकई पूरी तरह से सही निकला, क्योंकि एल्डर कियांजी पर अचानक से ये अटैक होना शुरू हो गए थे। एक बंदी ने बड़ी तेजी के साथ सीधे उन्हें कैबिन के बाहर पुश कर दिया। यहाँ पर मास्टर यू कियांजी फटाफट से अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर लेते हैं। हालांकि एक पॉइजनस स्नेक ने बड़ी आसानी के साथ उनकी शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये अटैक किसने किया था, इसलिए वो कहने लगे कि जिन शाओची अब जल्दी से सामने आ जाओ। वेल, इस नाम को सुनकर शिमू थोड़ा सा हैरान था। उसने तुरंत ही कैबिन को चेक किया, क्योंकि उसे शक था कि जो भी पर्सन है वो पहला कैबिन में ही मौजूद थी। वहीं पर कियांजी उस ब्लैक डीमन सरपेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और अब हमें ब्लैक डीमन सेक्ट की जिन शाओची दिखाई गई। वो एल्डर कियांजी से कहने लगे कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैंने तुम्हारी काफी सारी तारीफें सुन रखी है। तुम्हें तो ज़ानू सेक्ट का एक जीनियस एल्डर माना जाता, जो कि जल्दी मून रैंकिंग पर पहुंचने वाला है। अगर सच बताओ तो तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर करवाने के लिए हमें काफी सारी मेहनत करनी पड़ी। जिस पर कियांजी कहने लगे कि तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि तुम मुझे आसानी से हरा नहीं पाओगी। तो बंदी अपने पॉइजनस विप को रिलीज करते हुए कहने लगी कि ये बात तो हमारा मुकाबला होने के बाद ही पता चलेगी। और इतना कहते साथ ही इन दोनों में एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। यहाँ पर जिन शाओची उन पर अपने विप से अटैक कर रही थी, और वहीं पर कियांजी भी अपनी शुरिकन सिजिल का इस्तेमाल करते हुए उस पर काउंटर अटैक करने लगे। मगर उन्होंने नोटिस किया कि शाओची की स्पीड काफी ज्यादा कमाल की है, तो उन्होंने अपनी एक और पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। इसे स्टार ट्राइडेंट कहा जाता था, और अब हजारों की तादाद में इस सारे वेपन शाओची की तरफ आगे बढ़ने लगे। मगर उस बंदी ने फटाफट से विप का इस्तेमाल करते हुए खुद के लिए रास्ता बना लिया। वो तो बड़ी ही इजीली यू कियांजी के हर एक वेपन को डिस्ट्रॉय किए जा रही थी, और इसी से हम अंदाजा लगा सकते कि ये बंदी पूरी तैयारी के साथ आई है। और अब वो अपनी डिफेंसिव एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए कियांजी के करीब पहुंच जाती है। वेल, यहाँ पर इन दोनों की पावर्स में एक जोरदार क्लैश हो गया था, जिसमें कियांजी जिन शाओची पर भारी पड़ते हुए उसे पीछे की तरफ पुश कर देते हैं। इतना ही नहीं, उनका एक्वा फ्लो सीधे उस पर अटैक करने के लिए काफी करीब पहुंच चुका था, जो देखते साथ ही जिन शाओची वहाँ से भागने लगी। मगर देखते ही देखते वहाँ पर समंदर जैसा नजारा क्रिएट हो गया। यू कियांजी ने शाओची को चारों ओर से घेर लिया था। वेल, कियांजी की इस टेक्निक को कहा जाता था फ्लिप द हेवन, जो कि दिखने में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थी। मगर शाओची भी इतनी आसानी के साथ मास्टर यू कियांजी के कब्जे में नहीं आने वाली। उसने तुरंत ही अपने पॉइजनस विप का इस्तेमाल करते हुए उन पर अटैक कर दिया। यहाँ पर यू कियांजी का पूरा ध्यान उसकी विप पर चला गया। वो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उसके हर एक अटैक को काउंटर करने लगे, जिसके चलते उनकी फ्लिप द हेवन से टेक्निक डीएक्टिवेट हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए शाओची ने कियांजी को जकड़ लिया। इतना ही नहीं, वो अपने विप की मदद से उन पर कई सारे खतरनाक अटैक करने लगी, जिसमें यू कियांजी बुरी तरह से घायल होकर सीधे एक माउंटेन पर जाकर पटक जाते हैं। वहीं पर मास्टर जा भी उनकी मदद करने के लिए निकल पड़े, लेकिन उतने में ही उस डिमोनिक कल्टीवेटर ने वहां आकर उन पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। इसी दरमियान यू कियांजी दोबारा से जिन शाओची का मुकाबला करने पहुंच गए। उन्होंने दो विशाल हाथों को क्रिएट कर लिया था, जो देखते साथ ही जिन शाओची भी काफी ज्यादा पैनिक हो गई, और अब वो जायंट हैंड जिन शाओची पर पंचेस हिट करना शुरू कर देते हैं। वेल, इन हमलों का इस्तेमाल करते हुए यू
यू कियांजी ने जिन शाओची पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। वेल इस बंदी में इतनी भी एबिलिटी नहीं बची थी कि ये यू कियांजी के अटैक को डिफेंड कर पाए, मगर तभी एक गड़बड़ी हो गई। दरअसल यू कियांजी ने अपनी ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते वो इंटरनली डैमेज हो गए और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जिन शाओची उस पर पीछे से अटैक कर देती है और अब यहाँ पर उसने यू कियांजी की बड़ी जबरदस्त तरीके से धुलाई करना शुरू कर दी, जिसके चलते वो घायल होकर सीधे फ्लाइंग कैरेज पर पहुंच गए। यहाँ पर वो मास्टर जाओ को बता रहे थे कि इन लोगों ने हम पर पॉइजन का इस्तेमाल किया है। उतने में ही मास्टर जाओ ने बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्होंने वहाँ पर एक शील्ड फॉर्म कर ली थी, जिसे जिन शाओची अपने विप की मदद से ब्रेक करने की कोशिश करती है। वेल यू कियांजी समझ गए थे कि वो पॉइजन से ऑलरेडी बुरी तरह से घायल है और साथ ही मास्टर जाओ भी बुरी तरह से इंजर्ड थे, यानी कि ये दोनों मिलकर भी इस बंदी का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए वो एक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए मास्टर जाओ को लेकर तुरंत ही वहाँ से एस्केप कर गए। उन्हें भागता हुआ देखकर जिन शाओची कहने लगी कि मुझे तो लगा था तुम स्पेशल हो, मेरे ख्याल से तुम अपनी इंजरीज को हील करने के बाद दोबारा से वापस आओगे। वहीं पर शिमो जिन शाओची के पावर्स देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो भी ऐसे ही ताकतवर बनना चाहता है और इसी वजह से तो ज़ैनो सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता था, मगर फिलहाल किस्मत उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही। और अब इन सभी कल्टिवेटर्स को कैबिन में बंद करने के बाद जिन शाओची वहाँ पर पहुँच जाती है। वो दोनों बंदे अपने एल्डर का शुक्रिया अदा करने लगे। वो कह रहे थे कि अगर आप यहाँ नहीं आती तो शायद हम उस यू कियांजी को हरा ही नहीं पाते। वैसे भी उस बंदे को हमारे ब्लैक डीमन सरपेंट ने बाइट किया था, तो उसकी कल्टीवेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिस पर जिन शाओची कहने लगी कि अब कोई गड़बड़ी मत करना, जल्दी से इन सभी कल्टीवेटर्स को लेकर ब्लैक डीमन सेक्ट पहुंच जाओ। और इतना कहते साथ ही वो बंदी वहाँ से गायब हो गई। साथ ही उस डिमोनिक कल्टीवेटर ने कैबिन में जाकर इन सभी को बता दिया कि तुम लोग अब हमारे ब्लैक डीमन सेक्ट को ज्वाइन करोगे और जिसने भी ऐसा नहीं किया वो मारा जाएगा। वेल ये सभी कल्टीवेटर्स बुरी तरह से फंस चुके थे। इन सभी को फोर्सफुली ही ब्लैक डीमन सेक्ट को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहीं पर हांशी शिमो से बात करने पहुंच जाती है। वो कह रही थी कि ज़ैनो सेक्ट तो काफी ज्यादा कमजोर निकला, अब उन्हीं की नाकामी की वजह से हमें एक डिमोनिक सेक्ट को ज्वाइन करना पड़ेगा। वेल शिमो को इस बंदी पर काफी ज्यादा शक होने लगा। वो उसे बताता है कि जब हम पर अटैक हुआ था तब तुम मुझे कहीं भी नजर नहीं आई, बताओ तुम कहाँ पर थी। तो हांशी आलस देते हुए बताने लगी कि मुझे तो उन डिमोनिक कल्टीवेटर्स ने बंदी बनाया था, मगर इसकी हरकतों से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हांशी सच बोल रही है। इधर बाकी के कल्टीवेटर्स डिस्कस करने लगे। वो कहते हैं कि ब्लैक डीमन सेक्ट काफी ज्यादा भयानक है, वहाँ पर बस स्ट्रॉन्गेस्ट ही सरवाइव कर सकते, जो ज्यादा पावरफुल होगा उसे ढेर सारे रिसोर्सेस मिलेंगे। वेल ये सारी बातें सुनने के बाद तो शिमो और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसकी ब्लड लाइन पर लगा हुआ सील उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता था। और अब फाइनली ये लोग ब्लैक डीमन सेक्ट के सामने पहुंच गए। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।